नेपाल जो कभी दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था और जहां 240 साल तक राजशाही चली, आज एक बार फिर से अपने पुराने रूप में लौटने की बात कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो नेपाल में तेजी से गरमा रहा है, मोनार्की यानी राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग। लेकिन ये मांग क्यों उठ रही है, इसका इतिहास क्या है, आज की सिचुएशन क्या है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों की गहराई तक जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मार्च 2025 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बड़ा हंगामा देखा गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र शाह का स्वागत किया और नारे लगाए, राजा वापस आओ, देश बचाओ। ये लोग चाहते हैं कि नेपाल में मोनार्की यानी राजशाही वापस आए और देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। 28 मार्च 2025 को ये प्रोटेस्ट इतने उग्र हो गए कि पुलिस को टीयर गैस और बैटन चार्ज का सहारा लेना पड़ा, जिसमें एक प्रोटेस्टर और एक जर्नलिस्ट की मौत भी हुई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि काठमांडू में कर्फ्यू लगाना पड़ा, आर्मी तक को बुलाया गया। मेनली इस पूरे मूवमेंट का फेस बनकर उभरे हैं दुर्गा परसाई, जो एक समय पर माओइस्ट गुरिल्ला थे लेकिन आज राजशाही के समर्थक हैं। उनकी रैली राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृत और नागरिक बचाओ आंदोलन के नाम से चल रही है। आरपीपी यानी राष्ट्रीय प्रजापति पार्टी, जो कि हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, वो भी इस मूवमेंट को दूर से सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऑफिशियली इससे दूर है। ये प्रोटेस्ट 2023 से ही चल रहे हैं, लेकिन 2025 में इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। लोग नाराज हैं और ये गुस्सा अचानक नहीं उठा, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है और कई कारण हैं। नेपाल का इतिहास राजशाही से जुड़ा हुआ है। 1768 में किंग पृथ्वी नारायण शाह ने छोटे छोटे राज्यों को एक करके नेपाल की स्थापना की थी। ये देश 240 साल तक हिंदू राजशाही रहा, जहां राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। नेपाल को असली हिंदुस्तान भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ हिंदू संस्कृति और धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसके बाद 1950 में किंग त्रिभुवन ने डेमोक्रेसी मूवमेंट के साथ मिलकर पॉलिटिकल पावर को हासिल किया और उनके बेटे राजा महेंद्र ने राजशाही को और भी मजबूत किया। राजा महेंद्र ने एक हिंदू राष्ट्र की आइडेंटिटी बनाई, जिसमें नेपाली भाषा, हिंदू धर्म और राजा के इर्द गिर्द एक नेशनल यूनिटी का आइडिया बुना गया। लेकिन ये सब 2001 में बदल गया, जब एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, रॉयल मैसेकर। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने परिवार के कई सदस्यों को, इंक्लूडिंग किंग बीरेंद्र को मार डाला और उसके बाद खुद भी मर गए। उसके बाद ज्ञानेंद्र शाह राजा बने, लेकिन उनका रिजीम बहुत ज्यादा मुश्किल था। माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रही थी और 2005 में ज्ञानेंद्र शाह ने एब्सोल्यूट पावर को हासिल कर लिया, जो शायद लोगों को पसंद नहीं आया और 2006 में बड़े प्रोटेस्ट हुए और इन प्रोटेस्ट ने ज्ञानेंद्र शाह को पावर छोड़ने के लिए मजबूर किया। 28 मई 2008 को नेपाल ऑफिशियली एक सेकुलर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। ज्ञानेंद्र नारायण हिती पैलेस छोड़कर एक कॉमन सिटीजन बन गए। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन आज लोग उसी राजशाही को वापस मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन। 2008 के बाद नेपाल में 13 गवर्नमेंट बनी, लेकिन कोई भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई। हर 11 महीने में एक नया प्राइम मिनिस्टर। करप्शन इतना बढ़ गया है कि लोग कहते हैं कि पावर डिसेंट्रलाइज नहीं हुई, डेमोक्रेसी में सिर्फ करप्शन डिसेंट्रलाइज हुआ है। नेपाल की इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट घट रहा है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स नहीं है, हेल्थ केयर और एजुकेशन का बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि राजशाही के टाइम पे कम से कम एक यूनिटी थी, एक स्टेबिलिटी थी। दूसरा बड़ा कारण है सेकुलरिज्म का बड़ा विरोध। 2007 में नेपाल सेकुलर बना, जिससे हिंदू मेजोरिटी में रिसेंटमेंट बढ़ा। नेपाल में 81% पॉपुलेशन हिंदू है और लोगों का मानना है कि सेकुलरिज्म के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज ने पॉवर्टी का फायदा उठाया और कन्वर्जन बढ़ा दिए। कई जगह पर हिंदू मंदिरों पर हमले भी हुए, इसलिए लोग चाहते हैं कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने, जहां उनकी आइडेंटिटी और कल्चर सेफ रहे। और राजशाही को वापस मांगने का तीसरा बड़ा कारण है कि नोस्टैल्जिया। लोगों को लगता है कि राजा एक सिंबल ऑफ यूनिटी था, जो आज की डिवाइसिव पॉलिटिक्स में नहीं है। और फोर्थ बड़ा कारण है दुर्गा परसाई जैसे लीडर्स का करिश्मा, जो लोगों के गुस्से को एक वॉइस दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अब इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये मूवमेंट और बड़ा हो। अगर आरपीपी और दुर्गा परसाई के सपोर्टर्स एक साथ आए तो 2027 के इलेक्शन में ये एक बड़ा इशू बन सकता है। लेकिन राजशाही वापस लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो अभी मुश्किल लगता है। मेजर पार्टीज जैसे नेपाली कांग्रेस, सीपीएन और माओइस्ट सेंटर इसके खिलाफ है। नेपाल
के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने कहा है कि राजशाही हिस्ट्री है, वापस नहीं आएगी। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यह मूवमेंट फिजल आउट हो जाए क्योंकि इसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और फंडिंग की कमी है, और अगर गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया तो ये खत्म भी हो सकता है। और तीसरा सिनारियो है कि एक कॉम्प्रोमाइज हो, शायद राजशाही वापस ना आए लेकिन एक हिंदू राष्ट्र का स्टेटस वापस लाने पर बात हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी कल्चरल डिमांड है। इंटरनेशनली भी सभी देशों की इस पर नजर है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट को हिंदू राष्ट्र का आइडिया पसंद आएगा लेकिन वो ऑफिशियली इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। चाइना और यूएस जैसे देशों की भी नेपाल पर नजर है, लेकिन यह मूवमेंट कहां जाएगा ये तो टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी नेपाल की राजशाही और हिंदू राष्ट्र मूवमेंट की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल में राजशाही वापस आएगी या डेमोक्रेसी ही बेहतर है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।